चलिए भाई, गुड इवनिंग। राधे 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 राधे। वो शायद आप लोगों की नहीं है भाई। एग्जाम की डेट आ चुकी है, बट वो शायद यूजीएमएल की है, क्योंकि एक ही दिन दिया है उसमें, 13 अगस्त। 13 अगस्त दिया है, तो वो यूजीएमएल की हो सकती है। हाँ, देखो उसमें अवर अवेंता लिखा है। जो आपका आपका जो एग्जाम है, वो आपका जो है कंबाइंड स्टेट जूनियर इंजीनियर है। ठीक है, कनिष्ठ अभियंता, सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता आपकी पोस्ट का नाम है। उसमें लिखा है सम्मिलित अवर अभियंता। ठीक है, उसमें लिखा है सम्मिलित अवर अभियंता। तो आपका जो पोस्ट का नाम है वो सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता। ठीक है, तो वो यूजेवेनल की हो सकती है, क्योंकि इसका एग्जाम भी तो होना है आपका, और इसमें आपके अवर अभियंता आते हैं। हाँ, मंत्री जी खुलेआम लड़ रहे हैं। आयुष पंत कह रहे हैं कि कल किससे? सचिव साहब से। बिल्कुल क्लियर कर लेना भाई। मैं एक बार नोटिफिकेशन डाल देता हूं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूकेपीएससी वाले में नहीं, एमओआई देखो, अगर मैं एमओआई करा दूंगा तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो पहले मैं स्प्रिंग आज कंप्लीट कराऊंगा, और स्प्रिंग के बाद जो है वो इन्वायरमेंट शुरू करूंगा आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। अब पता नहीं, कल ही पता लगेगा कि आपका क्या स्टेटस है। सिलेबस तो चेंज होने की नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पहले से ही आपका स्टेट यूकेपीएससी का सिलेबस है, और यूकेपीएससी ही उस एग्जाम को करा रहा, तो वो सिलेबस चेंज नहीं कर सकता। हाँ, प्रतीक्षा की भांति परीक्षा भी निश्चित है, बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, थ्योरी ऑफ स्प्रिंग। चलिए, सेकेंड लास्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ स्प्रिंग, और इस थ्योरी ऑफ स्प्रिंग आज कंप्लीट करके फिर हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे आज, और वो है आपका एनवायरमेंट। और जैसे ही ये सोम कंप्लीट हो जाएगा तो एफएम आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो जाएगा तो तलवारें निकल जाएंगी। तो सिलेबस अगर चेंज हुआ भी तो फिर आपका वही है कि टेक्निकल आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, सब्जेक्ट तो यही रहेंगे, टेक्निकल तो चेंज नहीं हो सकता किसी भी हाल में, टेक्निकल तो नहीं चेंज हो सकता है। हाँ, एनवायरमेंट पेपर फर्स्ट में है, और साथ में हम जो है एफएम भी स्टार्ट करेंगे। और कहां से बनाएंगे वो क्वेश्चंस। चले भाई, अब हम बात करते हैं यहां पर थ्योरी ऑफ स्प्रिंग। सेकेंड लास्ट टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा, फिर हम जो है एनवायरमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्प्रिंग क्या होती है भाई, और स्प्रिंग किस प्रकार का मटेरियल होता है। हमने जब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मैंने आपको पढ़ाया था, तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में हमने स्प्रिंग के बारे में बताया था कि स्प्रिंग जो है किस प्रकार का, किस नेचर का होना चाहिए। तो स्प्रिंग कैसा मटेरियल है? हाँ जी बताएं, क्या ये इलास्टिक मटेरियल है, क्या ये रेजिलियंट मटेरियल होता है? और जो हम अपेक्षा करते हैं स्प्रिंग से, जो भी स्प्रिंग हम यूज करते हैं भी किसी भी कार्य में, तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि स्प्रिंग किस नेचर का होना चाहिए।
अरे जो चीज होना है हो जाने दो, कोई बात नहीं है उसमें। अभी जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक पर ध्यान दो। आप लोग जो है बस खो जाते हो उसमें। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए आपका ये रेजिलिएंट मटेरियल होना चाहिए। कैसा मटेरियल? ये रेजिलिएंट। रेजिलिएंट मटेरियल कैसा होता है भाई? रेजिलिएंट मटेरियल कैसा होता है? जो लोड लगाने पर अपनी पोजीशन को रीगेन करता है, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? रेजिलिएंट मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि आपका स्प्रिंग क्या होता है? रेजिलिएंट मटेरियल का एग्जाम्पल होता है। इसमें रेजिलिएंट मटेरियल वो होते हैं जो एनर्जी को स्टोर करते हैं। कौन सी? स्ट्रेन एनर्जी को, एनर्जी स्टोर्ड, कौन सी? स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट। जो इलास्टिक इलास्टिक लिमिट में मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को, जिसको हम क्या बोलते हैं? विकृतित या तनाव ऊर्जा को, जो तनाव ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, तनाव ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, ऐसे मटेरियल को रेजिलिएंट मटेरियल बोला जाता है। ठीक है, जो तनाव ऊर्जा को इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बोलते हैं। चलिए भाई कोई बात नहीं, अब लड़ो मत आप लोग। ठीक है, ठीक है, लड़ो मत और टॉपिक पे ध्यान दो। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा वही हम यहां पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्लोजली स्पेस्ड कॉइल comprises of resilient material, energy stored in the form of strain energy। बिल्कुल, तो स्ट्रेन एनर्जी जो है वो कहां तक? विद इन द इलास्टिक लिमिट तक इसमें स्टोर्ड रहती है। तो अगर हम इसी के अलावा अगर हम टफ मटेरियल की बात करें तो टफ मटेरियल क्या होता है भाई? जल्दी से बताएं, टफ मटेरियल कौन सा होता है? हाँ जी बताएं भाई, टफ मटेरियल कौन सा होता है? टफ मटेरियल जो मटेरियल जो है स्ट्रेन एनर्जी अप टू फ्रैक्चर तक, स्ट्रेन एनर्जी अप टू फ्रैक्चर तक स्टोर करता है, ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाता है? ऐसे मटेरियल को टफ मटेरियल बोला जाता है। तो हमको रिक्वायरमेंट है रेजिलिएंट मटेरियल की, और रेजिलिएंट मटेरियल जो है स्ट्रेन एनर्जी विद इन द इलास्टिक लिमिट तक जो है वो स्टोर करता है। यानी इसका मतलब है कि अगर ये जो है इस प्रकार का स्प्रिंग है और इसके ऊपर कोई लोड लगा तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये कैसे? इस प्रकार से ये क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा, इतना इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। ये जो डिफ्लेक्शन आएगा, अगर यहां पर पी लोड और ये पी लोड यहां से हटा दिया जाए, ये पी लोड यहां से हटा दिया जाए, पी लोड को हटा दिया जाए तो वापस ये अपनी स्थिति में आ जाती है। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं कि विद इन द इलास्टिक लिमिट इसमें लोड हटाने पर क्या करता है? ये अपनी स्थिति को, पुनः स्थिति को वापस प्राप्त कर लेता है। इसी मटेरियल को हम रेजिलिएंट मटेरियल बोलते हैं या स्प्रिंग बोलते हैं। क्लियर है? हाँ, डक्टाइल मटेरियल आर मोस्ट टफ। तो बिल्कुल ये टफ कौन से होते हैं? ये आपके डक्टाइल मटेरियल होते हैं, डक्टाइल मटेरियल। और स्प्रिंग आपके जो है ये इलास्टिक मटेरियल होते हैं। ये क्या होते हैं? इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल का मतलब क्या है? कि जो विद इन द इलास्टिक लिमिट तक मैक्सिमम लोड को रेजिस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाता है? इलास्टिक मटेरियल बोला जाता है। तो उसमें से क्या होते हैं? स्प्रिंग आपके इलास्टिक मटेरियल, और टफ जो है, टफ मटेरियल आपके कैसे होते हैं? डक्टाइल मटेरियल, यानी जिनको हम क्या बोलते हैं? तन्य। तो ये आपके तन्य पदार्थ, तन्य सामग्री होती है, जबकि आपकी स्प्रिंग कैसी? इलास्टिक मटेरियल होती है। कहां पर आप इसको यूज करते हैं? बताइए भाई, इनका यूज कहां पर है? आज प्रयोग में कहां पर लाते आप? तो कहां पर इनको प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए भाई, यूज कहां पर हम यूज करते हैं? तो देखिए यहां पर जब हम यूज करने की बात करेंगे तो दो प्रकार की स्प्रिंग जनरली हम यूज करते हैं। एक तो बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए, दूसरा टॉर्जन को रेजिस्ट करने के लिए। ठीक है, बताएं कहां पर इनका प्रयोग होता है?
कहां पर प्रयोग होता है, जल्दी से बताएं भाई। आप अपनी बाइक आप चलाते होंगे तो बाइक के सॉकर में यूज होती है। अगर आप कार चलाते होंगे तो कार के जो नीचे पट्टे होते हैं उन पट्टों को भी हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं। वो स्प्रिंग किस नेचर की होती है, उसका काम होता है कि बेंडिंग को रजिस्ट करना। जो आपके सॉकर्स होते हैं वो उनका काम होता है कि वहां पर टॉर्जनल मूवमेंट को रजिस्ट करना। तो यानी इनको ज्यादातर हम कहां पर, गाड़ियों में और मैकेनिकल डिवाइसेस में इनको यूज किया जाता है, यानी यांत्रिक डिवाइसेस में इनको यूज किया जाता है। बिल्कुल, यानी इनको अगर बोला जाए तो हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंग को हम शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर यूज करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर, शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, तो इनको हम कैसे, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर, जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहां पर हम इनको यूज करते हैं। और मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन बोला था और मैंने एक पॉइंट भी लिखाया था कि जो रेजिलिएंट मटेरियल होता है उनको हम शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई। रेजिलिएंट मटेरियल और इलास्टिक मटेरियल, तो सभी जितने भी आपके मेटल्स हैं वो आपके इलास्टिक नेचर के होते हैं। इलास्टिक एक नेचर है, प्रकृति है कि इलास्टिक नेचर का मतलब है कि अगर आप उस सीमा तक लोड लगाते हो और उसके बाद लोड को हटाते हो तो वही क्या होता है, अपनी पोजीशन को रिगेन करता है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल। अगर एक लिमिट से ज्यादा आपने जो है लोड लगाया तो वहां पर जो स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन होगा, विक्षेपण होगा, उस विक्षेपण की वजह से वो अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं कर सकते, तब हम उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक स्ट्रेन बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल। तो क्या बोला जाता है, स्प्रिंग, यानी रेजिलिएंट मटेरियल को इसका लचीलापन बोला जा सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर दो यूज जो है इनका, शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, अगर इनका प्रयोग देखा जाए तो शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब किस प्रकार से कौन कौन सी जो है आपके ये स्प्रिंग्स होती हैं तो उनके बारे में देखेंगे। और यहां पर आपका जो है क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लीफ स्प्रिंग का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अब बात करेंगे यहां पर कितने प्रकार के ये जो है आपके, बिल्कुल, तो इलास्टिक जो है एक नेचर है। ठीक है, इलास्टिसिटी एक नेचर है किसी भी प्रकृति है किसी भी मटेरियल की। ठीक है, तो रेजिलियंस उसकी प्रॉपर्टी है कि कितना वो विद इन द इलास्टिक लिमिट तक डिफॉर्मेशन को सह सकता है, वो उसकी प्रकृति है। इसलिए स्प्रिंग की प्रकृति क्या होती है, रेजिलियंट मटेरियल की होती है, इसलिए उनको हम किसके लिए, शॉक एब्जॉर्बर के लिए उनको यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, क्लियर है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से स्प्रिंग। तो बेसिक हमने जो है यहां पर इंट्रोडक्शन देख लिया कि स्प्रिंग होती क्या है। द स्प्रिंग आर द इलास्टिक मेंबर्स, क्या बोला है, इलास्टिक मेंबर्स होते हैं। तो ये जरूरी है कि ये कैसे इलास्टिक मेंबर्स होंगे, विच डिफॉर्म्स ड्यू टू द लोड एंड रिगेन इट्स ओरिजिनल सेफ आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड। तो यही इलास्टिक मटेरियल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि वो लोड हटाने पर क्या करता है, लोड हटाने पर जो है वो अपनी पोजीशन को रिगेन करता है। बट यहां पर वो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो है विद इन द इलास्टिक लिमिट को अगर स्टोर कर रहा है तो उसी मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं। स्प्रिंग लोचदार सदस्य है जो भार के कारण विकृत हो जाते हैं और भार हटाने के बाद मूल आकार को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं। इन spring material is arranged in such a way that can undergo a considerable change of shape without getting permanently distorted। इसी को हम क्या बोलेंगे, ये आपका जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर रहा है ये विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो ये इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जो है डिफॉर्मेशन इसमें होता है तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। ए स्प्रिंग यूज टू एब्जॉर्ब एनर्जी, ये एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ रेजिलियंस विच में बी रिस्टोर्ड व्हेन द रिक्वायर्ड। और ये जैसे ही हमको
इसको हटाना है तो वापस से अपनी पोजीशन को रिगेन करता है। अगर आप स्प्रिंग को दबाते हो और आप जो है स्प्रिंग दब गया तो अगर आपको जो है उसको हटाना है तो वापस से अपनी पोजीशन रिगेन कर देता है। अगर हम इसको दबाएंगे तो विद इन द इलास्टिक लिमिट ये मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर करेगा, अगर इसको हटाएंगे तो अपनी पोजीशन ये क्या करेगा, वापस से रिगेन करेगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ रेपिटेशन के कारण जो है एक फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति। क्या बोलते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और यहां पर फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंट जो है रोल है। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटिशन पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ रिपीटिशन पर यूनिट टाइम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड होती है। और एक होती है आपकी रेजोनेंस, एक होती है रेजोनेंस या इसी को क्या बोला जाता है, अनुनाद बोला जाता है। तो स्प्रिंग के केस में ये जरूरी जानना है कि अनुनाद होता क्या भाई। हाँ जी, अनुनाद क्या होता है, और इसी रेजोनेंस को हम क्या बोल सकते हैं भाई, इसको बोला जा सकता है किसी मटेरियल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी किसी मटेरियल की जो प्राकृतिक आवृत्ति होती है, प्राकृतिक जो आवृत्ति होती है उसी को क्या बोला जाता है, अनुनाद बोला जाता है। अगर हम ये फ्रीक्वेंसी एफ आर, रेजोनेंस को एफ आर से डिनोट करें और इसको हम एफ से डिनोट करें तो किसी मटेरियल के फेलियर होने के लिए कौन सी कंडीशन होगी, या फेलियर से बचाने के लिए कौन सी कंडीशन होगी, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताएं। बिल्कुल, क्या होता है इनमें, ऑसिलेशन होता है। तो ऑसिलेशन, नंबर ऑफ क्या होंगे, फिर इनमें वाइब्रेशन जनरेट होगा। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो यहां पर नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जहां पर भी ऑसिलेशन होता है, दोलन होता है। ऑसिलेशन का मतलब है दोलन। जहां पर भी दोलन होगा वहां पर हम किसकी, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। एक फ्रीक्वेंसी होती है लोड के कारण जो उसमें वाइब्रेशन डेवलप हुआ, तो वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। एक होती है रेजोनेंस जिसको क्या बोला जाता है, अनुनाद। अगर आपको स्प्रिंग को सेफ रखना है तो रेजोनेंस और फ्रीक्वेंसी में क्या इनमें रिलेशन बनेगा, रेजोनेंस। कभी आपने ये चीज जरूर सुना होगा कि आपके जो कांच के दरवाजे हैं, तो कांच के दरवाजे जब हवा चलती है, अगर हवा के कारण जो उन कांच का वाइब्रेशन उनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अधिक हो जाता है तो वहीं पर आपका जो कांच है वो कड़ाक से टूट जाता है। तो यानी फेलियर होने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी अगर एक्सीड हो जाती है रेजोनेंस से तो हमेशा वहां पर फेलियर होगा। तो रेजोनेंस के यहां पर फेलियर से बचाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा जो है फ्रीक्वेंसी से अधिक होना चाहिए। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुनाद। तो ये क्या है, अनुनाद। अनुनाद क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मटेरियल। और ये क्या है, ये अप्लाइड लोड के कारण जो वाइब्रेशन डेवलप हो रहा है, उस वाइब्रेशन के कारण जो फ्रीक्वेंसी डेवलप हो रही है, तो ये अगर ऐसी कंडीशन डेवलप होगी तो हमेशा वो सेफ रहेगा। यानी हमारे लिए जो आपके ये मटेरियल है, जो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के केस में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन आपका जो है ये फ्रीक्वेंसी डेवलप्ड ड्यू टू वाइब्रेशन और ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। तो ये जो है कंडीशन हमेशा से अराइज होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर बराबर भी हो जाए या अधिक हो जाए तो इस केस में जो है यहां पर फेलियर होता है। इस केस में फेलियर होता है, यानी किसका फेलियर हो जाएगा भाई,
इसका फेलियर, जो विक्षेपण है, डिफॉर्मेशन है, वो डिफॉर्मेशन एक्सीड हो जाएगा और ये जो क्वाइल है या स्प्रिंग है आपकी क्या हो जाएगी, ये स्प्रिंग जो है उस केस में ब्रेक हो जाएगी, उस केस में ब्रेक हो जाएगी या हम बोल सकते हैं कि टूट जाएगी। अगर कैसी कंडीशन होगी, ये कंडीशन अगर अराइज होती है कि जो अप्लाइड लोड के कारण जो वाइब्रेशन डेवलप हो रहा है अगर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे अधिक हो जाता है, या जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुनाद, रेजोनेंस बोलते हैं, तो उससे अगर अधिक हो जाता है उस कंडीशन में फेलियर होगा और स्प्रिंग ब्रेक होगी, और ब्रेक होने का मतलब है टूटेगा, तो यही जो है फेलियर का कारण बनता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग को बचाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस है उनमें क्या रिलेशन होना चाहिए। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से बताएं। अगर स्प्रिंग को सेफ रखना है तो उसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस है या नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो हमेशा जो फ्रीक्वेंसी डेवलप्ड हुई है उससे हमेशा अधिक होनी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर? बताएं भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताएं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? और रेजोनेंस को क्या बोला जाता है? अनुनाद बोला जाता है। बिल्कुल, तो ये जो आपने लिखा है शुभम भट्ट, ये जो है सेफ कंडीशन होती है किसी भी मटेरियल की, चाहे वो आपका स्प्रिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई सा भी मटेरियल हो। अगर किसी मटेरियल, जो भी मटेरियल सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन है, ठीक है, अगर वाइब्रेशन में सब्जेक्टेड है कोई भी मटेरियल और उसका वाइब्रेशन इतना अधिक हो जाता है कि जो वाइब्रेशन के कारण फ्रीक्वेंसी डेवलप हो रही है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अधिक हो जाती है, तो उस केस में वाइब्रेशन के कारण वो मटेरियल फेल हो जाता है। चाहे वो हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मटेरियल की बात करें, हमेशा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा अधिक होनी चाहिए अप्लाइड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, लोडिंग फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपकी सेफ कंडीशन है। ये वाली कंडीशन आपकी कौन सी होगी? ये वाली कंडीशन आपकी सेफ कंडीशन होगी। ये सेफ कंडीशन है और ये आपकी फेलियर कंडीशन है। तो यहां पर नोट पॉइंट आप क्या लिखेंगे? नोट पॉइंट में लिखेंगे, नोट पॉइंट क्या लिखेंगे? रेजोनेंस और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ मटेरियल should be greater than frequency developed due to vibration। ठीक है, यानी अनुनाद हमेशा आवृत्ति से अधिक होना चाहिए, ये किसके लिए? सेफ कंडीशन के लिए। क्लियर है? तो इसको आप नोट पॉइंट आप बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए, रेजोनेंस क्या है? उसकी मैक्सिमम वाइब्रेशन को रेजिस्ट करने की उसकी कैपेसिटी है। क्या बोला? ये एक रेजोनेंस क्या है? उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है मैक्सिमम वाइब्रेशन को सहने की। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि रेजोनेंस क्या है? मैक्सिमम वाइब्रेशन रेजिस्टिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम वाइब्रेशन रेजिस्टिंग कैपेसिटी, यानी वाइब्रेशन को अधिकतम सहने की क्षमता, वाइब्रेशन को अधिकतम सहने की क्षमता, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। क्लियर है? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर बात करते हैं कि कितने प्रकार की जो है वो स्प्रिंग्स होती है। तो बताएं भाई, जनरली दो प्रकार की स्प्रिंग्स होती हैं। कौन कौन सी स्प्रिंग होती है भाई?
देखिए कौन कौन सी स्प्रिंग होती है, दो प्रकार की स्प्रिंग होती है। एक होती है आपकी बेंडिंग स्प्रिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, बंकन स्प्रिंग बोलेंगे। एक होती है बैंडिंग स्प्रिंग और दूसरी होती है टॉर्जनल स्प्रिंग। बैंडिंग स्प्रिंग का मतलब क्या हुआ, बैंडिंग का मतलब है जो बंकन को सहे या बैंडिंग को रजिस्ट करे। जो स्प्रिंग बैंडिंग को रजिस्ट करे, बैंडिंग को रजिस्ट करे, बैंडिंग को रजिस्ट करे, ऐसी बैंडिंग को रजिस्ट करे, ऐसी स्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं, ऐसी स्प्रिंग को रजिस्ट करे, ऐसी स्प्रिंग को हम क्या बोलेंगे, बैंडिंग 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 स्प्रिंग बोलेंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि जो इसके ऊपर स्प्रिंग के ऊपर लोड आ रहा है तो उसका इफेक्ट क्या है, लोड का इफेक्ट क्या है, बेंडिंग हो और उस बेंडिंग को इजीली रेजिस्ट कर सके। यानी जो बेंडिंग डेवलप हो रही है तो वो अगर वहां पर स्ट्रेसेस डेवलप कर रही है या स्ट्रेन डेवलप कर रही है तो विद इन द इलास्टिक लिमिट तो वो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस को क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी स्प्रिंग को बेंडिंग स्प्रिंग बोलते हैं। अगर आपने गाड़ी देखे है तो ये गाड़ी का जो पट्टा है, तो गाड़ी का जो पट्टा है तो ये जो है इसमें जो बेंडिंग मोमेंट यहां पर डेवलप होता है, क्योंकि यहां पर देखो यहां पर एक लोड डेवलप होगा, यहां पर WL/2। अगर टोटल लोड इसके ऊपर तो यहां पर ये W/2 और एक यहां पर जो है ये W/2, ये जो है आपका टोटल लोड कितना है इसके ऊपर, W है। तो इस W की वजह से, इस टोटल W लोड की वजह से जो पट्टे पर आ रहा है, इस स्प्रिंग पर आ रहा है, इस W लोड की वजह से जो यहां पर बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा और उसी की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगी। क्या यहां पर बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगी, उस बेंडिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट करने का काम कौन करता है, ये बेंडिंग स्प्रिंग करती है। और ये जरूर आपने जो है जरूर देखा होगा। क्लियर है भाई। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने के लिए जो स्प्रिंग हम यूज करते हैं तो ऐसी स्प्रिंग को क्या बोला जाता है, ऐसी देखो यहां पर हम क्या है, यहां पर डिफरेंट जो है छोटी छोटी प्लेट्स को हम ओवरले कहते हैं, करते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है आपका लीफ स्प्रिंग। यानी ये क्या है, ये आपकी जो है पत्तेदार स्प्रिंग होती है, पत्तेदार स्प्रिंग होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पत्तेदार स्प्रिंग, पत्तेदार स्प्रिंग। तो इन स्प्रिंग को क्या बोला जाता है, पत्तेदार स्प्रिंग बोला जाता है। किसके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीफ स्प्रिंग का काम क्या होता है, तो लीफ स्प्रिंग का काम होता है बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करना। जो बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है किसके ऊपर, उस स्प्रिंग के ऊपर, उसको रेजिस्ट करने का काम किसका होता है, लीफ स्प्रिंग का होता है। टॉर्जनल स्प्रिंग का मतलब है, टॉर्जनल का मतलब क्या होता है, मरोड़। यानी जहां पर भी ट्विस्टिंग मूवमेंट डेवलप होगा, जहां पर भी ट्विस्टिंग मूवमेंट डेवलप होगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट डेवलप होगा, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां पर आप यूज करोगे, वहां पर हमेशा जहां पर भी ट्विस्टिंग मूवमेंट डेवलप होगा वहां पर हमेशा जो है इन स्प्रिंग्स को आप यूज करेंगे, जिन स्प्रिंग को क्या बोला जाता है, टॉर्जनल स्प्रिंग बोला जाता है। टॉर्जनल, टॉर्जनल स्प्रिंग, क्या इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं आप, क्या टॉर्जनल स्प्रिंग का एग्जाम्पल बता सकते हैं। जो आपकी गाड़ी में जो शॉकर लगे होते हैं तो अगर आप हैंडल घुमाते हैं तो वो भी क्या है, घूम जाता है, इजीली घूम जाता है। और वो जो है अगर आप वापस अपनी पोजीशन पर आते हैं तो वो इजीली अपनी पोजीशन पर आ जाता है। तो जो आपके गाड़ी के या बाइक के जो शॉकर्स होते हैं उनमें वो जो है वो कौन सी स्प्रिंग होती है, वो आपकी टॉर्जनल स्प्रिंग्स होती है। ठीक है, जो आपकी गाड़ी आपने जो है वो किसके, ट्रेन के चक्कों के पास भी इस प्रकार की स्प्रिंग देखिए, ट्रेन के चक्कों के पास भी इस प्रकार की स्प्रिंग देखिए। तो ये आपकी कौन सी होती है, ये आपकी जो है टॉर्जनल स्प्रिंग। जो भी इस प्रकार की स्प्रिंग्स आप देखते हैं ये सारी स्प्रिंग कौन सी होती है, आपकी टॉर्जनल स्प्रिंग्स होती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो
कोई चीज ब्रेक कब होती है, कोई चीज फेल कब होती है, ये आप अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप पढ़ रहे हैं, तो ये इसकी स्थिति आपको पता है कि अगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड हम क्या कर दें, उसके ऊपर लगा दें, तो अक्सर बड़े बड़े हैवी ट्रक्स में ये समस्या आती है। अगर उनको ओवरलोड किया जाता है तो ओवरलोड होने की वजह से उनके जो गाड़ी के पट्टे हैं तो वो पट्टे टूट जाते हैं। वो टूट कैसे जाते हैं भाई, अब इनकी क्षमता ही नहीं है उससे ज्यादा इस क्या करने, उससे ज्यादा लोड को रेजिस्ट करने, उससे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने। तो हमेशा जब एक इसकी कैपेसिटी से ज्यादा, किसी भी मटेरियल की कैपेसिटी से ज्यादा कोई भी लोड स्ट्रेस आप लगा दो तो हमेशा उस पॉइंट पर वो ब्रेक होगा। ये आपको पता है, भली भांति पता है। क्लियर है? हाँ, चूहेदानी की स्प्रिंग बोल दीजिए, चाहे आप जो है पेन भी यूज करते होंगे तो खटखट वाला पेन जो कौन सा आता है वो, उस वाले में भी जो है इस प्रकार की स्प्रिंग यूज होती है। ठीक है, तो हर जगह जहां पर भी आप कॉमनली स्प्रिंग देखते हो तो कॉमनली आपको जो है ये टॉर्जनल स्प्रिंग नजर आती है। ठीक है, कॉमनली आपको कौन सी, ये टॉर्जनल स्प्रिंग नजर आती है। और बेंडिंग स्प्रिंग आपको जनरली ये आपके गाड़ियों के किसमें, ये गाड़ियों के पट्टों में जो है नजर आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीफ स्प्रिंग बोलते हैं। क्लियर है? हाँ, जो भी अमूमन एग्जाम्पल होंगे, जो अमूमन एग्जाम्पल होंगे स्प्रिंग के, वो आपकी टॉरिजनल स्प्रिंग होती है। ठीक है, तो जनरली हम जो यूज करते हैं अमूमन या आमतौर पर जो यूज करते हैं वो कौन सी, टॉरिजनल स्प्रिंग्स का हम यूज करते हैं। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? हाँ जी बताएं भाई। अब यहां पर ये जो है आपकी बेंडिंग स्प्रिंग, आपका एग्जाम्पल क्या है, लीफ स्प्रिंग। अब टॉरिजनल स्प्रिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। एक एक क्लोज्ड कॉइल होती है, एक क्लोज्ड कॉइल होती है, और ये एक होती है ओपन कॉइल। तो क्लोज्ड कॉइल्ड और एक होती है आपकी ओपन ओपन कॉइल्ड, ओपन कॉइल्ड। और ये जनरली ये दोनों कैसे होते हैं, हेलिकल्स होते हैं। तो यहां पर जो है ये कैसे होते हैं, हेलिकल। ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग्स होती है। ये दोनों, अगर हम टॉर्जनल स्प्रिंग की बात करें तो ये अमूमन क्या होती है, हेलिकल होती है। हेलिकल का मतलब है इनको जो है हेलिक्स के फॉर्म में क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है। ये जो बन रहा है यहां पर, तो ये क्या बन रहा है यहां पर, ये डिफरेंट डिफरेंट इसमें जो ये बन रहा है, तो ये क्या है यहां पर, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हेलिक्स। तो यानी ये आपका, ये क्या होते हैं, अमूमन जो टॉर्जनल स्प्रिंग्स होती हैं वो हेलिकल फॉर्म में होती हैं। क्लियर है? तो हेलिकल फॉर्म में, तो क्लोज्ड कॉइल्ड स्प्रिंग में और ओपन कॉइल्ड स्प्रिंग में अंतर क्या होगा भाई, दोनों में अंतर क्या है, क्लोज्ड कॉइल और ओपन कॉइल में कोई डिफरेंस बता पाएगा कि क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग और जो ओपन कॉइल स्प्रिंग है इनमें डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं बनाऊं तो एक हमारे पास ये इस प्रकार की स्प्रिंग है और एक में बनाऊं तो ये इस प्रकार की स्प्रिंग है। ठीक है, ये हो गई आपकी कौन सी, ये हो गई आपकी ओपन कॉइल्ड, ये हो गई आपकी ओपन कॉइल्ड, और इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कॉइल्ड, क्लोज्ड कॉइल्ड। अब अंतर क्या है यहां पर, अंतर क्या है इन दोनों में, ओपन कॉइल्ड और क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में जो टॉर्जनल स्प्रिंग होती है इनमें अंतर क्या होता है, कोई बता पाएगा इनमें अंतर क्या, अंतर क्या दिख रहा है आपको, जल्दी से बताइए भाई, इनमें अंतर क्या दिख रहा है आपको? बस एक ही अंतर होता है। अब इसमें अंतर क्या होता है, वो एक ही अंतर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपन कॉइल ज्यादा दबेगी, शायद दबेगी का मतलब वो लोड कैरिंग कैपेसिटी पर, मटेरियल की लोड कैरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है भाई। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोल सकते। इसमें एक एक्सपेंड होगी, आई थिंक एक्सपेंशन ज्यादा होगा। बिल्कुल नरेश गिल्डियाल ने बहुत सही आंसर दिया है, बस इनमें पिच का अंतर होता है। यहां पर पिच का मतलब है कि दो हेलिक्स के बीच जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, इसी को क्या बोला जाता है, इसकी पिच बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको पिच। और यहां पर देखिए, देख लीजिए यहां पर इसमें पिच जो है अधिक होती है, और अगर हम क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग की बात करते हैं तो इसमें पिच जो है वो क्या होती है, कम होती है। ये आपका कम पिच वाला होता, कम
कम पिच वाली स्प्रिंग होती है, और जो ये ओपन कॉइल्ड स्प्रिंग होगी ये आपकी इसमें ज्यादा पिच वाली स्प्रिंग होगी। ज्यादा पिच वाली स्प्रिंग इनको हम बोलते हैं। क्लियर है? ज्यादा पिच वाली स्प्रिंग हम इनको बोलते हैं। बस आपके एग्जाम में जो आपके सिलेबस में है वो आपकी कौन सी है? ये आपके सिलेबस में है। कौन सा? तो हम यहां पर जो डिस्कस करेंगे वो यहां पर थोड़ा सा लीफ स्प्रिंग को हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम लीफ स्प्रिंग को डिस्कस करेंगे कि इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या आता है, और फिर हम जो है यहां पर जो पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे हम यहां पर कौन सी? जो आपकी क्लोज्ड कॉइल्ड स्प्रिंग होती है, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग होती है, इसको यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हेलिक्स एंगल। क्लियर है? हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत? बस यही डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब हम यहां पर जो है टॉर्जनल स्प्रिंग को यहां पर समझते हैं, और टॉर्जनल स्प्रिंग में हम जो है कौन सा? ये आपकी जो क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग होती है इसको यहां पर समझ के चलते हैं। तो यहां पर बेंडिंग स्प्रिंग कौन सी होती है? पता है, चल रहा है, यहां पर नाम से ही पता चल रहा है, जिसको हम बेंडिंग को रजिस्ट करने के लिए बंकन की क्षमता को धारण करने के लिए जिस स्प्रिंग को डिजाइन करते हैं ऐसी स्प्रिंग आपकी बेंडिंग स्प्रिंग होती है। बेंडिंग स्प्रिंग आर द स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मोमेंट ओनली। देखो क्या सा? ओनली बेंडिंग मोमेंट के साथ सब्जेक्टेड है, यानी इसमें जो है ये बेंडिंग मोमेंट के अधीन होती है, यानी बंकन के बेंडिंग मोमेंट का मतलब है बंकन के अधीन, यानी इसमें बंकन डेवलप होता है। क्लियर है? द एनर्जी स्टोर्ड इन बेंडिंग स्प्रिंग इज ओनली ड्यू टू बेंडिंग। तो यहां पर जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? आपका तनाव ऊर्जा बोला जाता है। तो तनाव ऊर्जा जो है इनमें जो स्टोर होती है वो किसकी वजह से? बेंडिंग या बंकन की वजह से। एग्जाम्पल क्या है? लैमिनेटेड स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग। और यही आपका लीफ स्प्रिंग, जो गाड़ियों में जो ये पट्टे यूज होते हैं, इन्हीं पट्टों को क्या बोला जाता है? लीफ स्प्रिंग बोला जाता है। तो इस प्रकार से इनको लेयर बाय लेयर जो है लगाया जाता है, और लेयर बाय लेयर लगाने पर इन पॉइंट्स पर जो है वो लोड, यहां पर जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसके ऊपर कंप्लीट लोड जो है वो पूरे स्प्रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कंप्लीट लोड जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इजीली जो है उस लोड का डिस्ट्रीब्यूशन वो इजीली कर सकता है। बट यहां पर वही बात है कि जो पट्टे टूटने वाली बात हो जाती है, अगर इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी, अगर हम इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी से अधिक, यानी मान लीजिए अगर जो है W इसका अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है, और अगर हम जो P लोड लगा रहे हैं, अगर ऐसा करेंगे कि जो अप्लाइड लोड है इसकी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा जो है इंक्रीज हो जाएगा, तो इस कंडीशन में ये क्या हो सकता है? फेलियर हो सकता है। अगर इसको सेफ रखना है तो जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अप्लाइड लोड के बराबर होनी चाहिए। इस कंडीशन में ये क्या रहेगा? आपका सेफ रहेगा। ठीक है, यानी ये आपका क्या है? ये आपका एक्सटर्नल लोड है, ये एक्सटर्नल लोड है, बाह्यबल है, एक्सटर्नल लोड, बाह्यबल, और ये क्या है? इसकी कैरिंग कैपेसिटी। ये क्या है? इसकी कैपेसिटी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या बोलेंगे भाई? ये इसकी क्षमता है। तो इसकी क्षमता जो है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके बराबर? एक्सटर्नल लोड के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या रख सकता है? सेफ। अदरवाइज जो है अगर इसकी एक्सटर्नल लोड जो है इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी से अधिक बढ़ा दोगे तो उस कंडीशन में हमेशा से फेलियर यहां पर होगा। क्या बोल रहे हैं? पिच में डिफरेंस होने के कारण क्या फर्क पड़ेगा? तो पिच में डिफरेंस होने के कारण उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी पर और जो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो वो झेल सकता है उस पर फर्क पड़ेगा भाई। ठीक है,
ये जेई साहब क्या बोल रहे हैं भाई, एक बार मुझे बता दो इनका सार। अच्छा, छूट रखा पूरा। चलो इसी बात जेई साहब, इसके बाद जो है आपका जय साहब, इसके बाद जो है आपका इन्वायरमेंट शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें जरूर आप बढ़े भाई। ठीक है, और इसको इसको समझने के लिए आपको पूरा लेक्चर जो है वो फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले दो चैप्टर जो है सोम के इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपके स्किप हो गए तो जो मैं यहां पर ये बात कर रहा हूं बार बार, तो ये आपको हमेशा उल्टी नजर आएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बार बार उसको रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, तभी आपको जो है पूरी सोम आगे समझ आएगी, तभी आपको जो है आरसीसी समझ आएगी, तभी आपको स्टील समझ आएगी। जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि कैपेसिटी क्या होती है और लोड क्या होता है, किस प्रकार से बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होती है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ठीक है, टॉर्जनल स्ट्रेस क्या होती है, टॉर्जनल मोमेंट क्या होता है, तब तक आप कुछ नहीं समझ सकते सोम में। तो वो दो चैप्टर आप जो है डेफिनेटली आप पढ़े। क्लियर है? चलिए भाई, तो यहां पर बेंडिंग स्ट्रेस क्या करता है, तो बेंडिंग स्ट्रेस जो बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करता है, तो ऐसी स्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं, ऐसी स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्प्रिंग बोलते हैं। और एग्जांपल में जो आपके गाड़ियों के पट्टे होते हैं, यही इसका क्या है, एग्जांपल है। बस यहां से आप ध्यान रखना, इसका एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। ये लीफ स्प्रिंग पूछ लिया जाता है कि लीफ स्प्रिंग किस प्रकार का जो है ये स्प्रिंग है, तो ये आपकी क्या होती है, बेंडिंग स्प्रिंग होती है। ठीक है, इसी को हम लैमिनेटेड स्प्रिंग, लैमिनेटेड क्यों बोला भाई, इसको बताओ, इसको लैमिनेटेड स्प्रिंग क्यों बोला, लैमिनेटेड क्यों बोला है, कि यहां लैमिनेटेड इसलिए बोला है, लैमिनेटेड इसलिए बोला, लैमिनेटेड का मतलब होता है पत्तेदार, लैमिनेटेड का मतलब होता है पत्तेदार। तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके ये शीट्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, स्प्रिंग लीव्स बोला जाता है। तो स्प्रिंग लीव्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, इसलिए हमने इनको क्या बोला, लैमिनेटेड स्प्रिंग बोला है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कहां, कौन सी, नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉर्जनल स्प्रिंग। तो यहां पर देख लीजिए भाई, एक आपकी टॉर्जनल स्प्रिंग क्या होती है, जो टॉर्जनल मूवमेंट को रेजिस्ट करती है। टॉर्जनल स्प्रिंग्स आर द स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू द टॉर्जनल मूवमेंट। तो जो टॉर्जनल मूवमेंट को यानी मरोड़ के मूवमेंट को रेजिस्ट करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को टॉर्जनल स्प्रिंग बोलते हैं। ओनली द एनर्जी स्टोर्ड इन टॉर्जनल स्प्रिंग इज ओनली ड्यू टू टॉर्जन। तो इनमें ये टॉर्जन या टॉर्जन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मरोड़। जो मरोड़ के कारण जो है वो ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, स्ट्रेन एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, तनाव ऊर्जा। तो जो ये स्ट्रेन एनर्जी, तनाव ऊर्जा इसमें निहित होती है, तो उस ऊर्जा को ये क्या करता है, रजिस्ट करने के काम करता है। तो मैंने क्या बोला कि दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। तो यहां पर देखिए कि इसमें पिच जो है आपका, ये जो पिच क्या होता है भाई, यहां से यहां सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, हेलिक्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को इसको क्या बोला जाता है, इसको पिच बोला जाता है। यहां पर पिच देख लीजिए भाई, यहां पर कम पिच है, और यहां पर अगर आप देखेंगे कि ये इसका एक हेलिक्स है और दूसरा ये हेलिक्स है, तो यहां पर ये पिच जो है इसकी क्या होती है, अधिक होती है। यही बेसिक डिफरेंस होता है, यही बेसिक डिफरेंस होता है। तो यहां पर पिच जो है वो क्या होती है, ज्यादा पिच होती है। बस इसी डिफरेंस से आपको इसको समझना है कि इसमें पिच अधिक होती है और यहां पर ये क्लोजली प्लेस्ड होती है, क्लोजली पैक्ड होती है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, या इसको क्या बोला जाता है आपका, ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, तो जनरली जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हैवी लोडिंग के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग को यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग को यूज किया जाता है, और यही आपके सिलेबस में है, यही आपके सिलेबस में है। जो भी क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपका क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग से पूछा जाएगा। क्लियर है भाई? तो आपके एग्जाम में कौन सा, ये जो सिलेबस में है आपका क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, तो यहीं से हम जो है आगे पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, तो हमारा जो मेन मुद्दा है वो अभी यहां पर कौन सा होगा, ये वाली स्प्रिंग को पढ़ने का। तो अभी सिर्फ इसमें डिफरेंस आप समझ लो और उसके बाद जो है इसको हम समझते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे किसकी, यहां पर क्लोज्ड क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग की हम बात करेंगे। तो क्लोज्ड क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग क्या होती है भाई, ठीक है, तो ये क्लोज्ड क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग, द वायर रोड इज वाउंड क्लोजली, तो देखो यहां पर क्लोजली इन सच ए वे दैट द पिच बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्वाइल इज वेरी स्मॉल। तो यहां पर देखो पिच जो है वो क्या होती है, दो कंसेक्यूटिव क्वाइल के बीच जो पिच होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लोज्ड क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग कैन बी सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल और एक्सियल ट्विस्ट। तो यहां पर देखो एक्सियल पुल या इन पे एक्सियल ट्विस्ट यहां पर लगाया जा सकता है। तो एक्सियल ट्विस्ट, तो इस एक्सियल पुल की वजह से भी ट्विस्ट यहां पर डेवलप होगा भाई, इस एक्सियल पुल की वजह से भी ट्विस्ट डेवलप होगा, और यहां पर डायरेक्टली यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, एक्सियल ट्विस्ट भी लगा सकते हैं। तो ये एक्सियल पुल या एक्सियल ट्विस्ट दोनों को क्या कर सकती है, रेजिस्ट, और इस एक्सियल पुल की वजह से भी क्या होगा, यहां पर जो है वो क्या डेवलप होगा, ये ट्विस्ट डेवलप होगा। ठीक है, अब अगर इसकी एनालिसिस करें, ठीक है, अगर इसकी एनालिसिस करें कि मान लीजिए इस पूरे जो ये आपकी क्लोज्ड क्वाइल स्प्रिंग है, मान लीजिए इसकी लेंथ क्या है, एल है, मान लीजिए इसकी लेंथ एल है, और ये यहां पर क्या है, ये यहां पर क्या है, ये यहां पर नंबर ये आपके जो है नंबर ऑफ कॉइल्स हैं। तो ये एन क्या है, यहां पर कॉइल के नंबर हैं, ये आपके जो है नंबर ऑफ कॉइल्स हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका जो एवरेज डाया है वो एवरेज, या इसका जो हम सेंटर टू सेंटर डाया इसकी बात करें तो रेडियस कितनी है, यहां पर आर है। ठीक है, और अगर हम जो ये यूज कर रहे हैं यहां पर बार जो यूज कर रहे हैं, इसका डाया हम कितना मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना भाई मैंने क्या बोला, यहां पर मैंने क्या बोला, यहां पर आप समझ ले, इस पॉइंट पर आप समझ सकते हो कि ये जो यहां पर जो हमने बात करी है, यहां पर जो हमने बात करी है, तो वो लेंथ हमने यहां पर क्या माना है, इसकी लेंथ को एल माना है। ठीक है, अब जो ये पूरा जो हेलिक्स बन रहा है, इस हेलिक्स का जो रेडियस हमने बोला, ये हेलिक्स का रेडियस यहां पर क्या है, आर है, और ये जो बार हम यूज कर रहे हैं, इस बार की जो हेलिकल बार हम यूज कर रहे हैं, इस बार का डाया डी माना है। ठीक है, इस बार का डाया डी, ये क्या है, ये डाया है, डाया ऑफ बार जो आप यूज कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। और ये किसका, ये आपका हेलिकल रेडियस है, ये रेडियस किसकी है, ये हेलिक्स, रेडियस ऑफ हेलिक्स, रेडियस ऑफ हेलिक्स। तो ये हेलिक्स की क्या है, यहां पर रेडियस है। क्या मैं यहां पर जो है इसकी टोटल लेंथ निकालूं, अगर मेरे पास जो है एन नंबर ऑफ जो है यहां पर एन नंबर ऑफ कॉइल है और जिनका एवरेज रेडियस यहां पर आर है, तो क्या यहां पर मैं जो है इसकी टोटल लेंथ निकाल सकता हूं, तो क्या इसकी टोटल लेंथ निकाली जा सकती है, बाइक साइड स्टैंड, बिल्कुल, जल्दी से बताएं, क्या इनकी टोटल लेंथ निकाली जा सकती है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं एल जो है लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, तो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या हो जाएगा भाई, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं भाई। एक हेलिक्स का जो है वो आपका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। ठीक है, और अगर हम एन हेलिक्स की बात करेंगे, तो एन हेलिक्स जो लेंथ यहां पर बनाएगा, वो एन हेलिक्स या एन क्वाइल जो लेंथ बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, तो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ वन क्वाइल प्लस लेंथ। तो पेरीमीटर ऑफ वन क्वाइल क्या होगा, 2 पाई आर होगा। तो एन क्वाइल का पेरीमीटर कितना होगा, एन इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर होगा। तो अगर हम लेंथ माने तो लेंथ इसकी कितनी होगी, जल्दी से बताएं, कितनी होगी, बिल्कुल, लेंथ जो है वो कितनी होगी, 2n इंटू पाई आर। क्लियर है, 2n इंटू क्या होगी, पाई आर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, 2n इंटू पाई आर, हाँ जी क्लियर है, 2n इंटू पाई आर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, L इज इक्वल टू 2 पाई एन आर, बिल्कुल। अब यही समझना था आपको, यही समझना था,
यही आपको समझना था। तो यानी यहां से मैं अब यहां पर लिख सकता हूं कि इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी जो टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है वो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग यहां पर कितनी आ गई, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग यहां पर कितनी आ गई, 2πn/r आ गई। ठीक है, आर क्या है, ये रेडियस ऑफ हेलिक्स है। क्लियर है, ये क्या है, रेडियस ऑफ हेलिक्स है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर लेंथ तो हमने निकाल दी है, क्या यहां पर ट्विस्टिंग मोमेंट हम निकाल सकते हैं भाई? बताओ, ट्विस्टिंग मोमेंट, ये जो लोड है ये ट्विस्ट किसके अबाउट ट्विस्ट करेगा इसको? बताओ, ये लोड जो है ये किसके अबाउट ट्विस्ट करेगा इसको? और ट्विस्टिंग मोमेंट यहां से इस पी लोड की वजह से क्या मिलेगा भाई हमको? जल्दी से बताएं, इस पी लोड की वजह से ट्विस्टिंग मोमेंट हमको क्या मिलेगा? दिख रहा है ये? जल्दी से बताएं, क्या हम ट्विस्टिंग मोमेंट निकाल सकते हैं यहां पर? किसके अबाउट? अरे भाई ये इसके अबाउट तो रोटेट करेगा इसको, ऐसे ऐसे, तो किस P इंटू आर, तो P इंटू आर क्या हो जाएगा यहां पर, P इंटू आर, तो P इंटू आर ट्विस्टिंग मोमेंट जो है यहां पर कितना डेवलप होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट T, तो T क्या होता है भाई, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पर ट्विस्ट लोड कितना है, P है, इंटू कितना होगा R, तो P इंटू आर यहां पर क्या बनेगा, इसका ट्विस्टिंग मोमेंट बनेगा कि नहीं? बिल्कुल। अरे जितने जितने देर तक ये चलेगा उसके बाद ही जो है शुरू हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू 2πnr और T इज इक्वल टू P इंटू आर। यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो अब आप यहां पर कुछ भी इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसको बोला कि ये क्या है आपका, ये जो क्वाइल यहां पर हमने बार यूज करी है, इस बार का डाया कितना है, इस बार का डाया कितना है, D है। तो बताओ जब ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है तो बताओ यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर यूज होगा, ट्विस्टिंग में कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होगा? तो क्या उस इस बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो? जल्दी से बताओ। अब आपको ये ये आपको 2D दिख रहा है, ये जो है ये लोड इसको रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो किसके अबाउट, इस रेडियल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये देखो ये एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, जो कि यहां पर रोटेशनल मूवमेंट डेवलप होगा और उसकी रोटेशनल मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, टॉर्जनल मूवमेंट बोलते हैं। पोलर, तो बताओ यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई, जल्दी से बताएं। जो हम किसी भी जो आपका सर्कुलर शाफ्ट होता है तो सर्कुलर शाफ्ट के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई। तो क्या हो जाएगा यहां पर, पाई डी की पावर 4 अपॉन 64 होगा या 32 होगा, जल्दी से बताएं। पोलर मूवमेंट बिल्कुल सही है, तो पाई डी की पावर 4 अपॉन 64 होगा या 32 होगा, ये 60, अरे भाई वो सेक्शन मॉडुलस होता है शोभित, वो सेक्शन मॉडुलस होता है, 64 नहीं होगा, 64 आई एक्स एक्स आई वाई वाई के अबाउट होता है। और आईपी क्या होता है भाई, आईपी जो है आई एक्स प्लस आई वाई होता है। और अगर देखें आई एक्स और आई वाई जो है वो सर्कुलर सेक्शन का बराबर होता है, तो ट्वाइस ऑफ पाई डी की पावर 4 अपॉन 64 होता है। तो इसको काटोगे तो आईपी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 32। तो ये आईपी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, यहां पर आईपी इज इक्वल टू पाई डी की पावर 4 अपॉन 32 निकल कर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब सारी चीजों को हम कंबाइन करेंगे बाद में। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हो? यहां पर स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी स्टोर, स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ, मैंने हर किसी के बेंडिंग मोमेंट के केस में भी आपको बताया, मैंने आपको शियर फोर्स के केस में भी बताया, मैंने ट्विस्टिंग के केस में भी बताया। क्लियर है? तो मैंने सभी के केस में आपको जो है वो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लिखाया था। तो बताओ स्ट्रेन एनर्जी जिसको हम यू लिखते हैं, तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी,
एम स्क्वायर एल अपॉन 2 ई ए हमने बोला था, 2 EI बोला था। तो यहां पर टॉर्जन टी की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला कितना होगा, जल्दी से बताएं। तो टॉर्जन टी की वजह से जो इसमें स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही होगी वो कितना होगा, क्या आप बता सकते हैं? स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। अगर किसकी वजह से, अगर जो लोड की वजह से, तो अगर P की वजह से है तो स्ट्रेन एनर्जी P²L/2AE। अगर M की वजह से बेंडिंग मोमेंट तो स्ट्रेन एनर्जी M²L/2EI। ठीक है, इसी तरीके से शेयर स्ट्रेस की वजह से तो टाउ स्क्वायर L/2G/I। तो इस प्रकार से तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल, तो ये T²L/2 क्या हो जाएगा यहां पर, ये IP हो जाएगा। T²L/2 और G यहां पर क्योंकि टॉर्जनल मूवमेंट की वजह से क्या डेवलप होता है, शेयर डेवलप होता है। तो ये यहां पर कौन सा मॉडुलस है, इसको हम शेयर मॉडुलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये आपका यहां पर क्या है, शेयर मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस। और ये आईपी क्या है यहां पर, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और ये क्या है, टॉर्जनल मोमेंट। तो क्या यहां पर टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर निकाल सकते हो, क्या आप जो है सारी वैल्यू पुट कर दो यहां पर, क्या आप टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर निकाल सकते हो? अब आप भली भांति, अब आपके पास सारी चीजें हैं। TL कितना है यहां पर, 2πNR है। T कितना है, P/R है। IP कितना है, πD⁴/32 है। तो क्या आप इसका इस फॉर्मूले में आप जो है वैल्यू पुट करोगे तो क्या इसमें स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड किसकी वजह से, इस P लोड की वजह से कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई होगी, क्या इसको निकाल सकते हैं? जल्दी से बताएं, क्या इसको निकाल सकते हैं? सिलेबस में है भाई, अरे पूछा गया है, इससे स्प्रिंग से क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहा हूं, और यही इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं बता रहा हूं। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। अगर आपने ये सारी चीजें समझ ली तो आप सारा चीज निकालना आसान है। जल्दी से बताएं भाई, क्या आप जो है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हैं? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यहां पर होगा, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। तो सबसे पहला हमारा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। तो कैसे निकालेंगे भाई, यहां से आपको पता है कि स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, T²L/2 होता है। अब वैल्यू रख दो भाई, T की वैल्यू क्या है, T की वैल्यू P/R है, P/R है। यहां पर L की वैल्यू क्या है, 2πN/R है। और यहां पर IP की वैल्यू क्या है, IP की वैल्यू πD⁴/32 है। तो अगर ये वैल्यू आप जो है किसमें, इसमें पुट कर देते हो तो आपके पास स्ट्रेन एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर, तो यहां पर P इंटू क्या हो जाएगा, ये R का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू यहां पर क्या होगा, L डिवाइड बाई 2 इंटू G इंटू IP की वैल्यू रखो πD⁴/32, और ये 32 कट जाएगा, ये 16 बच जाएगा, तो 16 ऊपर चला जाएगा। तो बताओ यहां पर वैल्यू कितनी हो गई, तो L की वैल्यू हमने यहां पर 2N/R आपको लिखना है। तो यहां पर इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये 16 ऊपर चला गया, तो 16 P²। अब यहां पर देखो ये P² इंटू R इंटू हमने क्या किया, 2πNR यहां पर वैल्यू पुट करी, नीचे वैल्यू क्या आ गई, G इंटू पाई इंटू G इंटू D⁴। इसको यहां पर, अरे 16 है, ये वैल्यू 16 है भाई, ये वैल्यू यहां पर क्या है, 16 है। अब इसको u की वैल्यू यहां पर देखेंगे तो ये 16 दुना कितना हो गया, 32 P²। यहां पर देखो ये कितना हो गया, R²। ये कितना हो गया यहां पर, R²। ये यहां पर कितना हो गया, R³ हो गया। ठीक है,
पाई इंटू एन अपॉन पाई इंटू जी इंटू डी की पावर 4। पाई से पाई यहां पर कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास 32 पी स्क्वायर आर क्यूब एन अपॉन जी इंटू डी की पावर 4। और यही किसका स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला यहां पर आता है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताएं। हाँ जी, 32 पी स्क्वायर आर क्यूब एन अपॉन जी इंटू डी की पावर 4। किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताएं भाई। हाँ बिल्कुल क्लियर है, ये चीज क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, इसको हाईलाइट करके लिख लेता हूं कि U जो है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा, 32 पी स्क्वायर आर क्यूब इंटू एन अपॉन जी इंटू डी की पावर 4। अब कंफ्यूज मत होना कि आर क्या है और डी क्या है। आर जो है इस हेलिक्स का रेडियस है, और डी जिस स्प्रिंग मटेरियल को आप यूज कर रहे हैं सर्कुलर सेक्शन, उस सर्कुलर सेक्शन का जो है ये डाया है। ठीक है, पी क्या है, जो एक्सटर्नल लोड आप लगा रहे हो। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ कॉइल्स है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये यहां पर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो? मैं वही तो कह रहा हूं भाई, ये डी क्या है, यहां पर देख लीजिए, ये डी जो है, ये डी इस क्वाइल का डाया है। जिस क्वाइल को आप सर्कुलर क्वाइल यूज कर रहे हैं उसका डाया है। और ये क्या है, आर, इस आर जो है ये हेलिक्स का डाया, ये हेलिक्स का रेडियस है। ये हेलिक्स बन रही है, ऐसी लूप बन रहा है, उस लूप का एक रेडियस होगा, तो उस लूप का जो रेडियस है वो आर है। जो हम मान लीजिए इसकी जो है हम क्या यूज कर रहे हैं, इसका कॉइल बना रहे हैं, तो इसका जो डायामीटर होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? सर आर को कैसे डी के टर्म में आप लिख लोगे भाई? आर को डी के टर्म में कैसे लिख सकते हो? ठीक है, कैसे लिख सकते हो, मैं यहां पर दिखाता हूं आपको। अब आप खुद बताओगे कि यहां से आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे हम जो है इसको डी के टर्म में लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, ये आपका जो है, ये आपका जो है एक क्या है, ये आपके पास क्लोज्ड कॉइल लूप है। अब इसका इसका जो डाया है, इसका जो डाया है ये डी है, और इसका ये जो आपको खाली जगह दिख रही है यहां पर, ये जो यहां पर बीच में इस प्रकार का होल बन रहा है, तो इस प्रकार का होल बन रहा है, इसका क्या है, ये रेडियस है। ये जो है यहां पर, ये इसका रेडियस है आर, यहां पर दिख रहा है आपको। तो ये जो खाली स्थान हाथ अगर घुसाओगे तो ये जो यहां पर सर्कल आपको दिख रहा है ये इसका आर है। ये डी जो हम बात कर रहे हैं इस कॉइल का डायामीटर है, इस कॉइल का डायामीटर। तो दो डी को हम आर के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, हाँ जी क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे, नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे। अब देखो, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर आपने निकली है। अब एक्सियल डिफ्लेक्शन आपको निकालना है, एक्सियल डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग अंडर लोड पी। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहां पर आपको स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड आपको निकालना है, लिखना है। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड कितना था भाई, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड जो है U इज इक्वल टू 32 पी स्क्वायर आर क्यूब इंटू एन अपॉन जी इंटू डी की पावर 4। ये आपने निकाला है। और मैंने आपको एक जगह पर कहीं कैस्टिग्लियानो थ्योरम लिखाया था, कहां पर लिखाया था? कैस्टिग्लियानो थ्योरम मैंने लिखाया, थ्योरम मैंने लिखाई थी, बताओ कहां पर लिखाई थी? अब आपका टेस्ट है कि आपको याद है चीजें कि नहीं याद है। और वो थ्योरम मैंने बोला कि कहीं पर ये आपका काम आएगा, कहां पर, स्प्रिंग में काम आएगा। क्या निकालने के लिए? एक्सियल डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। इस लोड की वजह से कितना ये नीचे को खींचा होगा, तो अगर देखा जाए तो इस लोड की वजह से अगर ये नीचे को खींचा होगा तो जितना खींचा है उसी को हम क्या बोलेंगे, इसका एक्सियल डिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो बिल्कुल डिफ्लेक्शन में मैंने क्या बोला था, तो डिफ्लेक्शन में हमने इसको पढ़ा था, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में। और मैंने क्या बोला कि ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है थ्योरम? थ्योरम क्या कहती है, जल्दी बताओ। थ्योरम कहती है कि कैस्टिग्लियानो थ्योरम फर्स्ट कहता है कि अगर किसी का एक्सियल डिफ्लेक्शन आपको निकालना है तो उसमें जो निहित स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी है उसको
लोड के रिस्पेक्ट में उसका पार्शियल डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल निकालो और वही जो है वहां पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू देगा। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लोड, बिल्कुल इसी को अगर समझें तो जो एक्सियल डिफ्लेक्शन होगा तो एक्सियल डिफ्लेक्शन की वैल्यू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्टिंग लोड। तो लोड के रिस्पेक्ट में अगर हम पार्शियल जो है डेरिवेटिव करें तो हमारे पास कौन सा, ये एक्सियल डिफ्लेक्शन आएगा। कौन सा, ये एक्सियल डिफ्लेक्शन आएगा। तो एक्सियल डिफ्लेक्शन जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल डिफ्लेक्शन जिसको हम क्या बोलेंगे भाई, अक्षीय विक्षेपण बोलेंगे, अक्षीय विक्षेपण। तो बताओ अब इस u का p के रिस्पेक्ट में आप जो है वो डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्या, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव, तो बताओ कांस्टेंट चीजें कौन सी है, तो 32 r क्यूब n g और d4 यहां पर क्या है, यहां पर कांस्टेंट है। तो किसका आपको ये p स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताएं। तो p स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लोड विल डिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सभी को याद है। तो क्या हम इसका डेल यू अपॉन डेल पी निकाल सकते हैं। तो जब मैं डेल यू अपॉन डेल पी इसका निकालूंगा, जब इसका डेल यू अपॉन डेल पी निकाला जाएगा, जब इसका डेल यू अपॉन डेल पी निकाला जाएगा, तो बताओ यहां पर p के रिस्पेक्ट में, तो p का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। 32 इंटू p का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। बाकी की चीजें आपकी वैसी की वैसी आएगी, r क्यूब n अपॉन g इंटू डी की पावर 4, यानी यहां पर वैल्यू पुट करें तो कितना हो गया, ये आपका 64, कितना हो गया, ये 64 p r की पावर 3 n अपॉन g इंटू डी की पावर 4। और यही जो है ये एक्सियल डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है, यही एक्सियल डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है। तो देखो भाई अगर वो फॉर्मूला आपको याद है तो आप यहां से एक्सियल डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। कितना होगा, 64 p इंटू आर की पावर 3 n अपॉन ये g इंटू डी की पावर 4 हो जाएगा। और इसी को हम एक्सियल डिफ्लेक्शन बोलते हैं, जो इस p लोड की वजह से डेवलप होगा। जी बिल्कुल, तो 2p उसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अब जो है बाकी की चीजें क्या होंगी, वहां पर जो है r कांस्टेंट होगा, n कांस्टेंट होगा, g कांस्टेंट होगा, d कांस्टेंट होगा। चेंज क्या हो रहा है वहां पर, पार्शियल डेरिवेटिव किसका, हम लोड का ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा उसका 2p। जब हम 2p करेंगे तो ये 2p कितना हो जाएगा, यहां पर 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 64 p इंटू आर क्यूब इंटू n डिवाइड बाई g इंटू डी की पावर 4, यही यहां पर क्या आ जाएगा, यही यहां पर एक्सियल डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन क्लोज्ड हेलिकल कॉइल स्प्रिंग, और आपको एक्सियल डिफ्लेक्शन भी पूछा जाता है, तो दोनों टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। बिल्कुल पुराने ही कॉन्सेप्ट लगेंगे भाई। अब देखो आप पहले शायद आपको ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता था, अब मुझे लगता नहीं कि अब आपको के लिए जो है ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर आप बेसिक फॉर्मूले जानते हैं। मैंने क्या बोला कि मैंने स्ट्रेन एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला निकाला, टी स्क्वायर एल अपॉन 2 इंटू जी इंटू आई पी, ये बेसिक फॉर्मूला है, बस इसी से सारा काम बन गया। अब पी की वैल्यू, टी की वैल्यू रखो, एल की वैल्यू रखो, आईपी की वैल्यू रखो, और आपके पास स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब कैस्टिग्लियानो थ्योरम लिखोगे तो उससे आपको एक्सियल डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो डेल यू अपॉन डेल पी क्या होता है, ये आपका एक्सियल डिफ्लेक्शन होगा। तो डेल उसको जो आपके पास स्ट्रेन एनर्जी है उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो पी के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास एक्सियल डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अब देखो जो अगली टर्म है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। तो स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग क्या होती है, क्लासिकल थ्योरी में रिस्टोरेशन एनर्जी थी क्या, वही स्ट्रेन, बिल्कुल उसी रिस्टोरेशन एनर्जी को ही, ये एनर्जी जो स्टोर करता है वो कौन सी, वो स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर करता है, वही स्ट्रेन एनर्जी है आपकी ये, ठीक है। हो गया सर, अभी नहीं कहा हुआ है। अब ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अगर ये पॉइंट्स ध्यान हो गए तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब दो फॉर्मूले मैंने आपको यहां पर जो है निकाल दिए। तीसरा है स्टिफनेस ऑफ द क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग।
तो बताएं भाई स्टिफनेस का फॉर्मूला, यानी यहां पर इसकी स्टिफनेस क्या होती है, कठोरता, यानी स्टिफनेस का मतलब क्या बोलते हैं हम, कठोरता, कठोरता। तो कैसे हम जो है स्टिफनेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, के को कैसे डिफाइन किया जाता है, जल्दी से बताएं। स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है, तो स्प्रिंग के स्टिफनेस को कैसे डिफाइन किया जाता है, हाँ जी जल्दी से बताएं स्टिफनेस को, जल्दी से बताएं स्टिफनेस को कैसे डिफाइन किया जाता है। स्टिफनेस क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन होता है। क्या बोला मैंने, इसको हम लिखते हैं स्टिफनेस इज डिफाइंड एज लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, यूनिट डिफ्लेक्शन, यूनिट डिफ्लेक्शन। एकांक, एकांक विक्षेपण, विक्षेपण के लिए बल को स्प्रिंग का, स्प्रिंग का, स्प्रिंग की कठोरता कहते हैं। इस ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डेफिनेशन क्या इंपॉर्टेंट है कि K इज इक्वल टू P अपॉन डेल्टा, P अपॉन डेल्टा, K इज इक्वल टू P अपॉन डेल्टा। और ये क्या होता है, न्यूटन पर mm होता है या न्यूटन पर मीटर होता है। स्टिफनेस की वैल्यू न्यूटन पर फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन, न्यूटन पर mm बोल दीजिए, या आप इसको न्यूटन पर मीटर बोल दीजिए, या आप इसको किलो न्यूटन पर मीटर बोल दीजिए, किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर बोल दीजिए, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। तो K इज इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन डेल्टा। क्या आप क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग के लिए क्या स्टिफनेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, अभी अभी तो डेल्टा की वैल्यू आपने निकाली है। डेल्टा की वैल्यू क्या निकाली भाई, मैं यहां पर लिख देता हूं, डेल्टा की वैल्यू आपने क्या निकाली है, ये आपने निकाली है 64 64P इंटू आर क्यूब एन अपॉन जी इंटू डी की पावर 4, यही तो वैल्यू निकाल लिया आपने। तो अगर मैं इसमें यहां P अपॉन डेल्टा की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं, तो K की वैल्यू क्या आएगी भाई, K की वैल्यू P अपॉन डेल्टा की वैल्यू पुट करो, तो ये कितना है 64, 64P आर की पावर 3 इंटू एन अपॉन यहां पर क्या आएगा, G इंटू डी की पावर 4। तो P से P कट गया भाई, तो K की वैल्यू क्या आ गई, K की वैल्यू जो है यहां पर G इंटू डी की पावर 4 अपॉन 64, 64 आर की पावर 3 इंटू एन, और इसी को स्टिफनेस ऑफ द क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग बोला जाता है। G इंटू डी की पावर 4 बटे 64 आर क्यूब इंटू एन जो है, इसी को स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग बोला जाता है। किसी को कोई समस्या हो तो बता दीजिए। बिल्कुल, जी डी की पावर 4 64 एन इंटू आर की पावर 3। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है भाई। अब जो है ये तीनों फॉर्मूले हमने समझ लिए हैं, अब तीनों फॉर्मूलों को हम एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। अगर आपने ये सारे फॉर्मूले समझ लिए हैं और इसकी न्यूटन पर एमएम, न्यूटन पर मीटर, जो भी आपकी यूनिट आप लिखें, तो वो इसकी यूनिट न्यूटन पर एमएम भी हो सकती है, न्यूटन पर मीटर भी हो सकती है, किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर भी हो सकती है, जिसको जिसमें आपको इसको लिखना है। सर बुक कौन सी बुक भाई, ठीक है। तो क्या हम इसको जो है, क्या इसको लिखा जा सकता है, तो जो वैल्यूज अपने अभी याद करी है, तो क्या उन सारी वैल्यूज को हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या होगा, सबसे पहला स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, U इज इक्वल टू कितना होता है 32P स्क्वायर आर क्यूब एन अपॉन G इंटू डी की पावर 4, ये हो गया स्ट्रेन एनर्जी। फिर यहां पर एक्सियल डिफ्लेक्शन, एक्सियल डिफ्लेक्शन क्या होगा भाई, यहां पर 64P इंटू आर की पावर 3 एन अपॉन
जी इंटू डी की पावर 4, ये हो गया एक्सियल डिफ्लेक्शन। अब स्टिफनेस, तो स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी इंटू डी की पावर 4, 64 आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका स्टिफनेस हो जाएगा। और ये तीनों फॉर्मूले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये तीनों फॉर्मूले आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और यही आपका कंक्लूजन था। क्लियर है भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो ये तीनों फॉर्मूले आपको, अब पहले आप रटते थे, अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है कि ये वैल्यू आपकी कहां से आई। ये वैल्यू आपकी आती है u इज इक्वल टू, उसका बेसिक फॉर्मूला में लिख देता हूं, टी स्क्वायर एल अपॉन 2 इंटू जी इंटू आई पी, यहां से ये फॉर्मूला निकला है, ठीक है। और एल वैल्यू यहां पर क्या होगी, 2n इंटू पाई आर, और ये t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू p इंटू आर होगी। ip की वैल्यू क्या होगी, ip की वैल्यू यहां पर कितनी होगी भाई, ये पाई इंटू डी की पावर 4 अपॉन 32 होगा। अगर इन वैल्यूज को आप इसमें पुट कर देते हो तो आपके पास ये वैल्यू निकल कर आ जाती है। कंक्लूजन यही है, कंक्लूजन यही है कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, एक्सियल डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड पी, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। स्टिफनेस ऑफ क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग, तो ये वैल्यू आपके पास यहां पर आ जाएगी। क्लियर है, तो ये था आपका कौन सा, ये था आपका क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, और इसी के लिए मैंने जो है सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, और यही आपके एग्जाम में यही तीन फॉर्मूले घूम फिर कर पूछे जाते हैं, ठीक है भाई, जल्दी से बताएं। मेरे से बोली थी, क्या कह रहे हैं मोहम्मद हासिम, प्लीज सर बुक कब आएगी यूथ की। अब ये 5 वॉल्यूम वाली बुक आई है भाई, ठीक है। चलिए अब लास्ट लास्ट टॉपिक क्या है, और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है, फिर इसको कंप्लीट करके आगे हम चलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर है बेंडिंग स्प्रिंग। देखो लीफ स्प्रिंग से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अगर पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, इस डब्ल्यू लोड की वजह से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना इसमें होगा। तो ये अगर लीफ स्प्रिंग है, यहां पर इसकी नंबर ऑफ प्लेट्स एन है। ये लीफ स्प्रिंग किसके लिए यूज करते हैं भाई, पहले आपको पता होना चाहिए ये कैसी होती है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेंडिंग स्प्रिंग, ठीक है। तो यहां पर ये, अगर यहां पर नंबर ऑफ प्लेट्स क्या है, यहां पर एन है, और इनकी जो थिकनेस है वो कितनी है, टी इनकी थिकनेस है, और इसकी लेंथ कितनी है, यहां पर एल है, और डब्ल्यू टोटल लोड ये रजिस्ट कर रहा है, डब्ल्यू लोड को रजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो है इसकी, और इस जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी इलास्टिक कांस्टेंट कितना है, ई इलास्टिक कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसमें लीफ स्प्रिंग में कितना डेवलप होता है, तो डेलमैक्स का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। तो डेलमैक्स का फॉर्मूला फॉर लीफ स्प्रिंग कितना होता है, 3/8 WL क्यूब अपॉन एन बी टी क्यूब इंटू ई। क्या बोला मैंने, 3/8 W इंटू एल क्यूब अपॉन एन बी इंटू टी क्यूब इंटू ई। बी क्या है यहां पर, बी जो है विड्थ ऑफ द प्लेट है, बी क्या है, विड्थ ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें मैंने लिखी हुई भाई, तो मुझे जो है दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि एल क्या है, इस स्पैन ऑफ द स्प्रिंग, टी क्या है, थिकनेस ऑफ ईच प्लेट, जो प्लेट आप यूज कर रहे हैं, बी क्या है, विड्थ ऑफ द प्लेट है, ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ प्लेट्स है, डब्ल्यू क्या है, लोड एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग है, और ई क्या है, यंग्स मॉडुलस, जो जिस मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं, जिस मटेरियल को स्प्रिंग के लिए यूज कर रहे हैं उसका यंग्स मॉडुलस, और ये आपका जो है मैक्सिमम डब्ल्यू लोड की वजह से जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका इस प्रकार से आएगा, 3/8 WL क्यूब अपॉन एन बी टी क्यूब ई, ठीक है। तो ये आपका जो है
फाइनल था इसमें बेंडिंग स्प्रिंग में। तो दोनों स्प्रिंग मैंने यहां पर कंप्लीट कर ली है। अब एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अगर हम स्प्रिंग को पैरेलल कॉम्बिनेशन में और सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो इनकी इक्विवेलेंट 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 जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उस स्प्रिंग कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे, स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब है के, तो के जो है स्टिफनेस की अगर हम बात करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, या उसी को क्या बोलते हैं स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग बोलते हैं। तो स्टिफनेस इक्विवेलेंट स्टिफनेस कैसे निकालते हैं वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहां तक क्लियर है भाई? प्लीज सर बुक कब आएगी यूथ के यूकेपीएससी जेई की? ठीक है भाई, मैं एक बार फिर से एक बार चला जाऊंगा वहां पे, तो आप लोग आपके लिए बुक भेज दूंगा, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया क्लियर। अब देखो इसका मेन पॉइंट, अब मेन पॉइंट अब आया भाई। इसका मेन पॉइंट क्या है जो एग्जाम में चांसेस जिसके ज्यादा होंगे, क्या है स्प्रिंग इन सीरीज एंड पैरेलल, स्प्रिंगों का समानांतर और श्रृंखला क्रम में संयोजन। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इससे जो पहले वाला टॉपिक हमने पढ़ा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका, ठीक है। कि अगर यहां पर देखिए कि किस प्रकार का स्प्रिंग है भाई, इसको हमने कैसे जो है कैसे क्रम में लगाया, कैसे संयोजन है, ये सीरीज है या यहां पर पैरेलल है। तो एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है जिसका जो डिफ्लेक्शन क्या है डेल वन है और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है स्टिफनेस के वन है। और ये एक स्प्रिंग क्या है यहां पर ये डेल टू है और जिसका जो है स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस क्या है के टू है। और अगर इस पे एक्सियल लोड पी लग रहा है तो इस एक्सियल लोड की वजह से अगर हम इसको एक सिंगल सिंगल स्प्रिंग माने तो इसका इक्विवेलेंट 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 जो आपका के है वो इक्विवेलेंट के स्टिफनेस क्या होगा। तो जल्दी से बताएं यहां पर कौन सा जो है प्रिंसिपल आपका लगेगा, जल्दी से बताएं भाई कौन सा प्रिंसिपल यहां पर लगेगा जिससे हम क्या निकाल सकते हैं इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग का कांस्टेंट इफेक्ट जो है निकाल सकते हैं। यानी इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया, इसको हमने ऐसे कन्वर्ट किया और ये हमने ऐसे कन्वर्ट किया और ये जो पी लोड लग रहा है, ये जो पी लोड लग रहा है तो यहां पर जो डिफ्लेक्शन डे और के यहां पर क्या होगा, यहां पर के इक्विवेलेंट होगा। तो इस के इक्विवेलेंट को आपको पूछा गया है कि इन दोनों को कंबाइन करके जो है इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट इसमें बदला गया तो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट स्टिफनेस है वो के इक्विवेलेंट क्या होगा। तो कौन सा यहां पर जो है कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होगा जिससे आप यहां पर लगाएंगे, जल्दी से बताएं। पैरेलल में K1 इज इक्वल टू K2 होगा शायद, सीरीज जल्दी से बताएं कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा। प्रिंसिपल ऑफ एक पॉइंट मैंने आपको कहीं पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, हाँ जी कहां पर पढ़ाया था, जहां पर आपके अलग अलग डिफ्लेक्शन आ रहे थे किसमें शाफ्ट में। तो मैंने बोला कि कंबाइंड डिफ्लेक्शन क्या होगा सम ऑफ इंडिविजुअल डिफ्लेक्शन के बराबर होगा, उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जो इसमें टोटल डिफ्लेक्शन आएगा, जो इसमें टोटल डिफ्लेक्शन आएगा वो टोटल डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन इंडिविजुअल डिफ्लेक्शन के सम के बराबर होगा। ये इंडिविजुअल डिफ्लेक्शन के सम के बराबर, इसी को क्या बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोला जाता है, सुपरपोजिशन। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग टोटल डिफ्लेक्शन जो है सम ऑफ इंडिविजुअल डिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा भाई, इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा जल्दी से बताएं, इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो पी लोड इनमें क्या लगेगा, समान लगेगा कि नहीं, यही पी लोड इसमें भी लग रहा है, यही पी लोड इसमें भी लग रहा है। तो बताओ इसमें जो है हमने क्या बोला कि डिफ्लेक्शन क्या होता है, हाँ जी डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन सॉरी जो स्टिफनेस होता है वो स्टिफनेस क्या होता है P अपॉन डेल्टा होता है। तो यहां पर इसके लिए जो K1 इंटू डेल्टा वन होगा वो यहां पर क्या होगा भाई P होगा। तो क्या यहां पर जो है वो डेल्टा वन हम निकाल सकते हैं, तो डेल्टा वन क्या होगा P अपॉन K1 होगा। इसी तरीके से यहां पर क्या होगा डेल्टा टू जो है वो P अपॉन K2 होगा भाई।
तो क्या हम डेल्टा वन डेल्टा टू की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं? तो ये इस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी भाई? इस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? इस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? P अपॉन के इक्विवेलेंट होगा। P अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P अपॉन यहां पर क्या है, ये K1 होगा, प्लस P अपॉन क्या होगा यहां पर? P अपॉन ये आपका K2 होगा। अगर आपने जो है वो सीरीज और जो है ये इलेक्ट्रिक करंट वाला जो आपने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा तो उसका ठीक उल्टा होता है। वहां पर पैरेलल में इक्विवेलेंट इस प्रकार से आता है, यहां पर सीरीज में इस प्रकार से आ रहा है। तो P P से कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 1 अपॉन के इक्विवेलेंट जो है 1 अपॉन के इक्विवेलेंट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ये आपका। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हैं? K2 प्लस K1 अपॉन K1 इंटू K2। अगर आपको K इक्विवेलेंट निकालना है तो K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई? K1 इंटू K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, जो कि आपका कहां पर, जब आप जो है रेजिस्टेंस पढ़ते थे, किसमें? फिजिक्स में रेजिस्टेंस पढ़ते थे, तो वो पैरेलल रेजिस्टेंस में इस प्रकार से आपका क्या आता है? वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता था। ठीक है, जो हम क्या बोलते हैं, वो जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। तो वही आपका जो, ये ध्यान रखना, ये किसका, ये जो है स्प्रिंग जो है ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो अगर हम वहां पर हम क्या कर रहे थे, अगर हम जो है फिजिक्स में रेजिस्टेंस को पैरेलल में, तब जाकर आपका जो है आर इक्विवेलेंट आपका R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 आता था। तो ये हमारे पास सीरीज में क्या आएगा? इक्विवेलेंट स्टिफनेस कांस्टेंट, या हम बोल सकते हैं स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन इन पैरेलल इज इक्वल टू स्प्रिंग सीरीज। तो ये इस पॉइंट से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई समस्या तो नहीं? जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं? जल्दी से बताएं। अब इसको कंप्लीट कर देते हैं। 8 बजे जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आपको टाइम दे दूंगा फ्रेश होने के लिए, तो हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और वो सब्जेक्ट होगा आपका एनवायरमेंट। ओके नेक्स्ट, ठीक है, चलिए भाई। अब देखो, अगर हम दूसरा कौन सा क्रम होगा भाई इसका, कौन सा संयोजन होगा? पैरेलल, समानांतर संयोजन। तो समानांतर संयोजन में देखो दो अलग अलग जो है ये पैरेलल में है। तो बताओ इनमें अगर ये पैरेलल में है तो बताओ इस कंडीशन में स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो कैसा होगा? तो यहां पर P, अब हम बोलेंगे कि यहां पर जो हमारे पास है वो P जो है P1 प्लस P2 होगा कि नहीं? जो ये टोटल P है वो आपका इधर P1 है इधर P2 है, तो यहां पर P इज इक्वल टू क्या होगा? P1 प्लस P2 होगा कि नहीं? अगर इसके लिए हम बात कर रहे हैं, अगर इसके लिए हम बात कर रहे हैं तो P1 K1 और डेल्टा वन में मान लीजिए इसका डेल्टा डेल है, ठीक है, और यहां पर दोनों का जो डिफ्लेक्शन है, बताओ डिफ्लेक्शन क्या होगा? इस पी लोड की वजह से इन दोनों में डिफ्लेक्शन क्या, डेल वन डेल टू आएगा, या डेल वन डेल टू आ भी रहा है तो ये डेल वन डेल टू क्या होगा भाई? बताओ भाई, यहां पर इस पी लोड की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो डेल वन डेल टू अगर यहां पर इंड्यूस हो रहा है तो क्या ये दोनों में डिफरेंस होगा? तो अगर ये दोनों में डिफरेंस होगा तो क्या होगा? क्या ये जो है यूनिफॉर्मली नीचे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो इस कंडीशन में डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू इज इक्वल टू टोटल डेल्टा होना चाहिए कि नहीं? तो यहां पर क्या होता है? डिफ्लेक्शन सेम होता है। पीछे वाले में क्या होता है? देखो याद रखना, जब हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में क्या होगा? पी सेम होगा, पी सेम होगा। अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में डेल्टा सेम होगा, यानी डिफ्लेक्शन सेम होगा। तो यहां पर अगर मैं इसके लिए डिफ्लेक्शन की इक्वेशन लिखूं तो डिफ्लेक्शन के की इक्वेशन लिखूं तो K1 यहां पर क्या हो जाएगा भाई? K1 क्या हो जाएगा यहां पर? हाँ जी जल्दी से बताएं। P1 अपॉन डेल्टा हो जाएगा। इधर अगर K2 मुझे निकालना है तो K2 कितना हो जाएगा यहां पर?
K2 कितना हो जाएगा, ये आपका P2 अपॉन डेल्टा हो जाएगा, P2 अपॉन डेल्टा। तो यहां से P2 की वैल्यू क्या होगी, K2 इंटू डेल्टा हो गया, और यहां पर P1 की वैल्यू क्या होगी, P1 की वैल्यू K1 इंटू डेल्टा हो गया, और ये आपका जो है यहां पर टोटल P होगा, और टोटल P को हम क्या बोलेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा हो जाएगा, इज इक्वल टू P1 की वैल्यू रख दो K1 इंटू डेल्टा, प्लस P2 की वैल्यू रखो, तो P2 की वैल्यू क्या है, K2 इंटू डेल्टा, तो डेल्टा डेल्टा कॉमन हो जाएगा, तो ये कट जाएगा इधर से, तो K इक्विवेलेंट क्या होगा इसके केस में, तो K इक्विवेलेंट जो है K1 प्लस K2, यानी कौन सा केस है भाई, जो आपका सीरीज का केस होता है रेजिस्टेंस में, वो यहां पर पैरेलल का केस बन जाता है, और ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो इसी के साथ जो है ये स्प्रिंग आपका कंप्लीट होता है। इसमें हमने देख लिया कि क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग क्या होती है, लीफ स्प्रिंग क्या होती है। क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी किस प्रकार से निकालते हैं, उसमें जो है वो डिफ्लेक्शन किस प्रकार से निकालते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट स्टिफनेस कैसे निकालते हैं, और डिफरेंट जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की बात करते हैं तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट या इक्विवेलेंट स्टिफनेस किस प्रकार से निकाला जाता है, यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल मैं दे दूंगा भाई, अभी मैं न्यूमेरिकल नहीं लाया हूं इसका, तो इसका न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, तो वहां पर आप जो है कर लेना। तो एक टॉपिक आपका बच गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं कल कराऊंगा आपको, तो कल वो कंप्लीट हो जाएगा, तो कल आपका जो है वो सोम कंप्लीट हो जाएगा। जो बेंडिंग स्ट्रेस यहां पर बचा है, मैंने क्या बोला, मैं उसको आरसीसी बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस जो बचा है उसको मैं आरसीसी में कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि वहां पर भी वो टॉपिक है, तो वहां पर वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंप्लीट करके परसों से इसी टाइम पर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के साथ साथ आपका फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, तो मिलते हैं अब। सर क्वेश्चन था, प्लीज बोल दीजिए भाई। शोभित, हाँ जी शोभित बोल दीजिए, क्या है आपका क्वेश्चन, प्रश्न बताइए अपना, जल्दी बताएं, फिर 8 बजे मिलते हैं आपको। वो करा दीजिए, ठीक है संदीप, वो मैं करा दूंगा, पर अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि अभी थोड़ा सा आप माइंड मेकअप करेंगे एनवायरनमेंट के लिए, तो नहीं तो उसमें टाइम लग जाएगा, 20-25 मिनट लग जाएगा, तो इससे अच्छा है। हाँ स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी है, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस को हम जो है इन दोनों के बाद कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, जैसे सोम एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, तो हमें इसको कैसे पढ़ना चाहिए, एग्जाम के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना, या हाँ इसको देखो देखो देखो, इसकी जो एप्लीकेशंस है आपकी जगह जगह हर सब्जेक्ट में इसकी एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो सोम को थोड़ा सा अगर आप अपने फायदे के लिए ना सोचकर अपने नॉलेज के लिए पढ़ें, वो बेटर होगा। ठीक है, अपने फायदे के लिए ना सोचकर अपने नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, तो वो आपके लिए बेटर होगा और आने वाले सब्जेक्ट्स के लिए बेटर होगा। तो आप इस प्रकार से पढ़ें इसको। कब कराएंगे फिर, देखो जो आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस है तो उसमें लगभग लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे, बाकी हम मैक्सिमम कर चुके हैं सोम में। तो वहां पर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है, वहां पर डिटरमिनेसी है, इनडिटरमिनेसी है। ठीक है, और जो आपके स्ट्रक्चरल मेथड्स होते हैं, ठीक है, तो जो आपका फोर्स मेथड है, डिफ्लेक्शन मेथड है, तो फोर्स मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं, तो थोड़ा सा वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि मूवमेंट या स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हम वहां पर यूज कर रहे हैं, तो या हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एमडीएम मेथड यूज कर रहे हैं, तो वो एंड मोमेंट्स क्या होते हैं, तो जो एंड मोमेंट्स की इक्वेशन वहां से डायरेक्टली पूछी जाती है। तो 3 दिन आपके उसमें लगेंगे। ठीक है, हाँ तो भाई सोम को इस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, इसमें आपको फायदा नहीं देखना चाहिए, इसमें यह देखना चाहिए कि नॉलेज किस प्रकार से हमारा गेन हो। तो अगर वो नॉलेज गेन होगा तो वो आपके नंबर में इजाफा करेगा, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आपका आरसीसी में होगा, वही स्टील में होगा, और कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट में आपके सोम के कॉन्सेप्ट जो है घुसे हुए हैं। ठीक है, पीडीएफ
वो भेज दिए भाई आपके उसमें देख लेना, क्या बोलते हैं, अपने एप्लीकेशन के कंटेंट में देख लेना कितने दिन का है अप्रोक्स। तो मैं कह नहीं सकता हूं भाई, ठीक है, क्योंकि आपके साथ नॉर्मल टाइम से भी ज्यादा टाइम लग रहा है, तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। वैसे ये आपका जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो कंप्लीटली थियोरटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं। कितने दिन और लगेंगे समझने में? तो थोड़ा सा टाइम आपको इंडिविजुअली देना पड़ेगा भाई। चलिए मिलते हैं अभी 8 बजे। थैंक यू।